दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसान कोई पॉलिटिशियन नहीं है और पॉलिटिशियन कोई किसान नहीं है। इसीलिए एक की रणनीति और दूसरे की संवेदनाएं शायद एक दूसरे समझ ना पाए। और इन सब के बीच अब आपको आदत यह भी डालनी चाहिए कि अगर संसद नहीं चलेगी तो क्या होगा, अगर चलती हुई विधानसभा से किसी स्पीकर को उठा लिया जाएगा तो क्या होगा। संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी संविधान की व्याख्या की जगह अगर उन कामों को करने लगेगी जो कि सत्ता के अनुकूल हो, जिसमें किसानों को आने वाले वक्त में नोटिस भी दिया जाएगा और वह धरना प्रदर्शन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसकी चेतावनी भी दी जाएगी, तो भी आप क्या कर सकते हैं। दरअसल किसान आंदोलन और सरकार जिन मंत्रों पर काम कर रही है उसमें किसानों के सामने सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है। किसी भी हालत में यह कानून वापस होना चाहिए और यह कानून वापस नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार के पास 10 सूत्री कार्यक्रम है। उस 10 सूत्री कार्यक्रम में पहला सूत्र तो आज आपने तभी महसूस कर लिया होगा जब दिल्ली में रहते हुए देश के कृषि मंत्री ने मीडिया से कहा, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान तो हमारे लिए सब कुछ है, अन्नदाता को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं और हम तो संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। और उसके चंद घंटों के बाद दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर ग्वालियर की किसान सभा में देश के कृषि मंत्री ही खुले तौर पर कहते हैं, कानून किसानों के हित के लिए है और जो आजादी के बाद से किसानी के क्षेत्र में नहीं हुआ वह काम इस देश के प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। और तो और इतनी बड़ी तादाद में 2014 में सत्ता में लाना और उसके बाद 2019 में सत्ता में लाना और पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अगर इस देश की जनता जिता रही है तो फिर सरकार गलत कैसे हो सकती है और सरकार कैसे किसानों का अहित कर सकती है। तो पहले वो 10 सूत्री कार्यक्रम क्या क्या हैं सरकार के, जिसके जरिए संकेत आपको लगातार मिलेंगे कि दरअसल किसान ही गलत है। पहला सूत्र तो यही है कि न्यूज चैनल वाले अब वैसे किसानों को दिखाए जो कानूनों के पक्ष में हो, यानी जो 3 कानून बनाए गए हैं उसके पक्ष में जो किसान बोले उसे ही स्क्रीन पर लेकर आए। और अगर वो किसान नहीं मिल पाए तो फिर आप चैनल क्यों चला रहे हैं। आप ऐसे किसानों को पैदा कीजिए, और पैदा कैसे किसानों को किया जाता है या स्क्रीन पे किसान कौन बन जाता है यह बताने की जरूरत नहीं है। और अब आपको न्यूज चैनलों में ऐसे किसानों की तादाद लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी जो कि स्क्रीन पर आकर कहेंगे, वाह क्या शानदार कानून है और हमारा हित तो लगातार हो रहा है, हमारी कमाई तो लगातार बढ़ रही है। यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि सभी कैबिनेट मंत्री न्यूज चैनलों के लिए 24/7 लगातार उपलब्ध रहे, यानी सरकार की बात को रखने के लिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर यह ना कहे न्यूज चैनल वाले को हमारे पास वक्त नहीं है। सभी के पास वक्त होना चाहिए और सभी को बताना है कि किसान के हक में यह कानून है। तीसरा सूत्र है मंत्री सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और बताएं लोगों को, किसानों को बताएं, लोगों को बताएं, मिडिल क्लास को बताएं, कंज्यूमर को बताएं, सबको बताएं कि यह कानून अनुकूल है, यानी एक धारणा और एक परसेप्शन समाज के भीतर डेवलप होता चला जाए। चौथा सूत्र है कि किसानों की हालत सुधरेगी कैसे। जब आजादी के बाद से नहीं सुधरी तो फिर अगर इन कानूनों को वापस ले लेंगे तो स्थिति जस की तस रहेगी। हम तो सुधारने निकले हैं और सुधारने की दृष्टि से ही हम रिफॉर्म कर रहे हैं। इस रिफॉर्म में किसानों की दुगनी आय भी है जिसका जिक्र हमने किया है। और दुगनी आय क्यों नहीं हो रही है? दुगनी आय इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो चावल उपजाता है, जो गेहूं उपजाता है, वह देखिए अब दूसरे क्षेत्रों में अगर नहीं आएगा तो मुश्किल होगी। कल तक जैसे छत्तीसगढ़ में जो धान उपजाते थे वह अमरूद बेचकर उसका जैम बनाकर और तमाम चीजें बेचने लगे, उनकी आय दुगनी हो गई। तो सब कोई वही काम करने लगे, यह भी बताना है। डिगे नहीं, और डिगे नहीं का मतलब यह है कि सरकार के भीतर का कोई शख्स सोचे नहीं कि इस देश में किसानों की स्थिति अगर बदतर हो रही है, वो किसानी से मजदूरी में तब्दील हो रहे हैं, तो फिर वह सरकार को जिता कैसे देते हैं। इतनी सारी सीटें 282 सीट 2014 में दिला दिए, 303 सीट 2019 में दिला दिए, पंचायत में इन बातों का जिक्र लगातार करें। इसका मतलब है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वह धीरे धीरे एक किनारे इस देश के भीतर में ही होते चले जाएं। और चौथी बात यह भी बताइए कि किस तरीके से इस देश के भीतर में किसान तो हर जगह फैले हुए हैं। मुजफ्फरनगर का पूरा किसान क्यों नहीं आया, मंदसौर का किसान क्यों नहीं आया? ये दोनों तो आंदोलन वाले क्षेत्र हैं। गहलोत
जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अगर समर्थन करते हैं तो राजस्थान का किसान चलकर दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? छत्तीसगढ़ का किसान क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? यानी जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां के भी किसान क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आंध्र प्रदेश का किसान नहीं आ पा रहा है, तेलंगाना का किसान नहीं आ पा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहा है? यह मत दिखाइएगा कि गुजरात में किसान निकला तो उसको घर में ही नजरबंद कर लिया गया, या फिर जिन जिन राज्यों से किसान आने वाले हैं उन रास्तों में कड़ी निगरानी है और उस कड़ी निगरानी के तहत उनकी आवाजाही रोक दी जाएगी उस राज्य की सीमा पर ही। यह मत बताइए। रेलवे के भीतर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, आवाजाही किसानों की हो रही है, उस पर निगरानी है, और इन सब के बीच जहां पर बैठे हुए किसान हैं उनके बीच भी अपने लोगों को उसमें डालिए। वह लंगर भी परोसेंगे और आने वाले वक्त में जब आंदोलन को वापस कैसे लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, तो उसके लिए पहली पहल वही कर देंगे और अपने तौर पर लगेगा कि वो किसान वापस जा रहे हैं। ये अभी रणनीति का हिस्सा है और किसान पॉलिटिशियन है, नहीं तो वो रणनीति को नहीं समझ पाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट एजेंसीज के लोग और सरकार द्वारा तैयार किए गए लोग जो आंदोलन के हिस्से में घुसेंगे वह इन बातों की जानकारी एक एक चीज देंगे। कितनों की तबीयत बिगड़ी हुई है, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनके साथ कितने सारे वाहन हैं, और आने वाले वक्त में अगर आंदोलन को हटाने की नौबत ही आ गई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश दे सकता है कि अब आप आंदोलन खत्म कीजिए, हट जाइए सीमा से, तो उतने वाहनों को एक साथ एक मुश्त कितने घंटे में एक जगह लाकर रखा जा सकता है। बुराड़ी के मैदान में किसान नहीं आए तो क्या है, सारे ट्रैक्टर तो उठा के लाए जा सकते हैं, तो क्या होगा? तो क्या कोई हिंसक भिड़ंत हो जाएगी? उसका भी उपाय किया जाएगा और उसको भी किस तरीके से परिस्थिति ऐसी रहे जिसमें लोग रात में सोएं और सुबह जागें तो इस बात का एहसास ही ना हो कि दरअसल आंदोलन तो खत्म हो गया। क्या यह भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है? इन सब के बीच सारी संवेदनाएं किसानों की क्या वाकई इन रणनीतियों को देखेगी, या किसान की रणनीति अब एक ऐसे गुप्त तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की होगी जिसमें किस तरीके से सरकार द्वारा जारी किए गए कानूनों को वापस लेने के लिए इस देश को जोड़ा जा सके? तो क्या दबाव बनेगा मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मंदसौर के किसानों पर, राजस्थान के किसानों पर, छत्तीसगढ़ के किसानों पर, वहां के मुख्यमंत्रियों पर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर? कर्नाटक के किसान तो बहुत पहले नरमुंड लेकर आए थे, क्या वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं आंदोलन के लिए? दिल्ली क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? यह एक सूत्री सोच है किसानों की, लेकिन दूसरी तरफ 10 सूत्री सोच है सरकार की। आंदोलन किसी भी हालत में वापस करवाना है, आंदोलन किसी भी हालत में किसानों को वापस भेजना है, लेकिन उससे पहले एक परसेप्शन बना लेना है कि ये किसान चंद लोग हैं, इन किसानों की हैसियत सिर्फ पंजाब तक सीमित है, ये बड़े किसान हैं और इनको लग रहा है कि जो सिस्टम चला रहा था उस सिस्टम से इनको मुनाफा मिल रहा था, वह मुनाफा खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये आंदोलन करने चले आए हैं। तो हमको लगता है कि आज इस सरकार द्वारा तोड़ने की परिस्थितियों के बीच में खास तौर से अलग अलग जगहों पर जो 16 संगठन भी बनाए गए हैं, जिसमें सरकार ने 3-4 संगठनों से बातचीत की और वो संगठन अलग अलग जगहों पर, कोई महाराष्ट्र लौट के कहता है हम आंदोलन वापस ले रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से लौटकर कहता है हम आंदोलन वापस ले रहे हैं और सरकार के नियम कायदे बिल्कुल सही है, कोई राजनाथ सिंह यानी देश के रक्षा मंत्री से मिलता है, कोई गृह मंत्री के यहां से कुछ टिडबिट्स पाता है। इस तरीके से चीजें आंदोलन को लेकर चलेंगी तो क्या इस देश का सच क्या किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है? जबकि सच यह है कि इस देश के भीतर में अगर किसानी खत्म कर दी जाए तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे यह कैसे संभव है, क्योंकि लोकतंत्र तो वोट पर जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि इस देश में जो फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में लाया गया उसका एकमात्र मकसद था कि इस देश के भीतर में कोई भूखा ना रहे, और कोई भूखा रहे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, ग्लोब पर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति बड़ी सीरियस है, सीरियस माना गया है भारत को यहां पर भूख को लेकर, क्योंकि 102 देशों के जब एनालिसिस 2020 में किया गया तो पता चला भारत का नंबर जो है 94 पर है, और भारत के तमाम पड़ोसी, जिन भी पड़ोसियों का आप जिक्र करना चाहते हैं उसको कीजिए, वह उनकी स्थिति भी भारत से कॉम्पैरेटिवली अच्छी स्थिति है इस मामले में कि वह अपने यहाँ
भोजन सबको दे पा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया। सोचिए भारत के समकक्ष जो देश हैं उसमें सूडान आता है, नाइजीरिया आता है, अफगानिस्तान नीचे है, रवांडा नीचे है। लेकिन भारत के पड़ोसियों की सारी स्थिति अच्छी है। इसका मतलब भारत में भूख की लड़ाई लड़ी जा रही है। भूख की लड़ाई को किसान ही मिटा सकता है। पहला राउंड ये है। दूसरी स्थिति यह है कि भारत के भीतर में अगर अनाज माइनस कर दीजिए और इस देश की इकोनॉमी को कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों के हवाले करके सोचना शुरू कीजिए तो यह देश तो भूखा मर जाए। क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया उसके तहत इस देश के लगभग 81 करोड़ 50 लाख लोग जुड़े रहे। इसका मतलब है कि वह फूड सिक्योरिटी के मातहत उनको अनाज मिल जाए। और जो सबसे बुरी स्थिति है जिसको अंत्योदय कार्यक्रम कहते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम के तहत माना जाता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में भी जो सबसे गरीब है और आखिरी शख्स है, इसको लेकर जब सन 2000 में एनालिसिस किया गया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने जब एनालिसिस किया तो बोले 1 करोड़ लोग ऐसे हैं। लेकिन 2003 आते आते उसमें लगभग 50 लाख और जोड़ने पड़े, 2004 आते आते 50 लाख और जोड़ने पड़े, 2005 में फिर 50 लाख, 2005 तक 2.5 करोड़ लोग अंत्योदय योजना के तहत इस देश में आते हैं जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं। और उनकी जो कमाई होती है उस कमाई को माना गया कि 15,000 रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होगी, यानी 40 रुपए प्रतिदिन के, 40-41 रुपए प्रतिदिन के आएंगे। अब आप कल्पना कीजिए 15,000 रुपए इस देश के भीतर में जो साल में कमाता है वो अंत्योदय योजना के मातहत आता है। और सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इस देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों की आय 1 साल की 20,000 रुपए है। यानी 15,000 और 20,000 में पूरा देश अटका हुआ है। इन सब के बीच में जो अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें मिड डे मील, 12 करोड़ बच्चों को अनाज ही दिया जाता है, इसीलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अनाज तो किसान उपजाता है, कोई इंडस्ट्री तो पैदा करती नहीं है, ना कोई कॉरपोरेट पैदा करता है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम, इस देश के भीतर में लगभग 25 लाख कामगार आंगनबाड़ी कार्यक्रम से काम करते हैं, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा जो हैं वो सीधे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और सीनियर पोस्ट पे हैं, और हेल्पर्स के तौर पर लगभग 11 लाख है। 25 लाख सेंटर्स इस देश के भीतर में काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी के। उसके मातहत जो भी किया जाता है वह भी करोड़ों की तादाद में है। इस देश के भीतर में मनरेगा जो चलता है, लगभग 29 करोड़ मजदूर जुड़े हुए हैं। उन 29 करोड़ मजदूरों में जिनको रोजगार दे पाने की स्थिति में आ पाता है भारत, वो सिर्फ 9 करोड़ लोग हैं। जॉब कार्ड भी बांटे गए, 12 करोड़ से ज्यादा नहीं बांटे गए, 9 करोड़। उनको भी अनाज की ही लड़ाई लड़नी है। महामारी का मसला भर नहीं था। महामारी के दौर में हमने 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज दे दिया। बल्कि इस देश में चाहे वो अंत्योदय योजना हो, चाहे वो गरीबी की रेखा से नीचे की परिस्थिति हो, चाहे वो इस देश का पीडीएस सिस्टम हो जो राशन दुकानों से अनाज लेता है, चाहे इस देश के भीतर में मनरेगा का किसान हो, सबको जब मजदूर हो, सबको जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो हिंदुस्तान की जो टोटल वोटर की कैपेसिटी है वह उसको भी पार कर जाएगा। इस स्थिति में यह देश है, भारत के भीतर में 90 करोड़ वोटर है और इनकी तादाद तकरीबन 100 करोड़ हो जाती है। यानी इस देश को भूख मिटा पाने की स्थिति में जो सिस्टम हमारा नहीं आ पा रहा है वह उस खेती पर अटैक कर रहा है जिसके जरिए इस देश का पेट भरा जाता है, और उस खेती को कन्वर्ट किया जा रहा है एक बिजनेस मॉडल में, एक व्यावसायिक तरीके से। कैसे संभव है? अब आप कहेंगे नहीं ये संभव है, इस देश के कॉरपोरेट्स क्यों नहीं इन चीज़ों को कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। ये सही बात है। अगर ये स्थिति है तो हमें लगता है कि आपको यह भी समझना चाहिए कि पंजाब में ही हम आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले पंजाब में मिड डे मील जो है, इस देश के लगभग 12 करोड़ बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है, उसमें पंजाब के भी लगभग 19,932 स्कूल हैं। उन 19,932 स्कूल में लगभग 20 लाख बच्चे हैं जो कि मिड डे मील से जुड़ते हैं। उसको अनाज कौन देगा? इसका मतलब गरीबी वहां पर भी है जो मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में भी लगभग 14,259 स्कूल चलते हैं। पूरे देश भर के स्कूल अगर गिनिएगा, जितने भी स्कूल इस देश के भीतर में, वो तकरीबन 12 लाख स्कूल हैं। 12 लाख स्कूलों में लगभग 13,000 स्कूल पंजाब के, लगभग 15,000 स्कूल हरियाणा के जो लोग शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कूल हैं जो कि मिड डे मील से जुड़े हुए हैं, 1,63,890 स्कूल है अलग अलग जगहों पे।
बिहार में लगभग 65,000 स्कूल है जो मिड डे मील से जुड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी के जो कुल सेंटर्स हैं, ये अलग बात है कि आंगनबाड़ी की परिस्थितियों को जब आप जीना शुरू कीजिएगा तो वहाँ भी उनको भी जो वेतन मिलता है वो प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ पाता है। 100 से 150 रुपये के भीतर ही आंगनबाड़ी वर्कर की पूरी ज़िंदगी खप जाती है, क्योंकि जो उनका वेतन जो पिछले दिनों बढ़ाया गया वो 4,500 रुपये किया गया। 4,500 रुपये का महीना है, प्रतिदिन लगभग 150 रुपये। लेकिन वो जो सीनियर थे और जो सेंटर्स में थे, जो मेजर सेंटर है वहाँ काम करते हैं, उसके बाद 3,500 है। जो हेल्पर्स है उनको 2,250 रुपये यानी 75 रुपये रोज का है। अब सवाल ये है कि जब आप मनरेगा में आते हैं तो पंजाब के मनरेगा को ही जोड़ लीजिए। पंजाब में मनरेगा से जुड़े मजदूरों ने जो अपना नाम लिखाया उनकी तादाद लगभग 30 लाख है। तो गरीबी क्या वहाँ नहीं है? 30 लाख में से जो काम दे पाने की स्थिति में आए, जॉब कार्ड सिर्फ 15 लाख को दिया। जॉब कार्ड के बाद काम देने की स्थिति में हम सिर्फ 9.5 लाख किसान मजदूरों को ले आए। ये पंजाब की स्थिति है। इसी तरीके से हर राज्य की स्थिति अलग अलग तरीके से होती चली जाएगी। और इस देश के भीतर में जो पीडीएस सिस्टम है ना, जिसमें आप अनाज खरीदने जाते हैं, 2 रुपए का गेहूं, 3 रुपए का चावल, 1 रुपए किलो चना मिल जाए, चीनी जिनको चाहिए उनके लिए 18 रुपए केजी की चीनी है। ये सारी चीज़ें को अगर जोड़ते चले जाइएगा तो इसके अलावे इनकी जिंदगी में कोई तीसरी चीज जुड़ेगी ही नहीं। यानी सारी लड़ाई इस देश के भीतर में अनाज के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है तो भारत सबसे लोएस्ट में क्यों आकर खड़ा हो जाता है? जहां चंद अफ्रीकन कंट्रीज सामने टिकती है, जहां पर गरीबी एट पार है, लेकिन वहां की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन तो नहीं हुई है जो भारत में हो गई, और ना उन्होंने 5 ट्रिलियन का सपना देखा है। तो ये पूरी पूंजी कहां शिफ्ट हो जा रही है? और किसानों की पूरी पूंजी क्यों उनको दरिद्रगी में ढकेल रही है, क्यों उनको मजदूर बना रही है, जब भारत की पूरी लड़ाई ही जमीन और उस पे होने वाले अनाज पर टिकी हुई है। और जितने भी कार्यक्रम हैं वेलफेयर स्टेट होने के भारत के भीतर में, या जितने भी कार्यक्रम इस देश में उस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हैं, जहां पर लोगों को सरकार रियायत दे दे, वो कोई भी योजना हो, वो हर योजना कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, या फसल बीमा हो, या फिर अपने तरीके से जनधन के मातहत पैसा दिया जाता हो, या कोई भी योजना, जो भी योजना आपके जहन में आती हो, सभी इस देश में 2 जून की रोटी से ही जुड़े हैं, जो सीधे सीधे अनाज से जुड़े हैं। इस देश की पूरी लड़ाई अनाज को लेकर है, और उस अनाज को सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी कह रही है कि इसको आप कंज्यूमरिज्म से जोड़िए, इसको आप मार्केट इकोनॉमी से जोड़िए। क्योंकि सरकार की पॉलिसी क्या कहती है, ये भी जानकारी जो निकलनी चाहिए। सरकार ने अपने तौर पर कहा कि किसान सीधे प्रतिस्पर्धा से अगर नहीं जुड़ेगा तो वो ज़्यादा पैदा कैसे कर पाएगा। किसान के ऊपर बोझ अगर कम नहीं होगा तब तक वो कैसे कर पाएगा। बोझ कम होने से मतलब था जो ज़मीन होती है उस ज़मीन में परिवार में ज़मीन बढ़ती चली जाए। इससे अच्छा है कि किसान के परिवार के दूसरे मेंबरान किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएं, जो हो सकता है खेती के प्रोडक्ट से जुड़ा हो, लेकिन वो खेती ना करें। खेती धीरे धीरे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जो बढ़ने की सोच लगातार हो रही है, उसकी दिशा में चलते चला जाए। हमको लगता है यहाँ पंजाब की स्थिति का एनालिसिस कीजिए। पंजाब में हरित क्रांति के बाद से सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चावल ही उपजाया गया। बाकी दाल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सनफ्लावर हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ये सारी चीज़ें नहीं उपजाई गई। अगर इसका एक एनालिसिस देखें तो 1960-61 में जितनी भी खेती होती थी, तकरीबन 78 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। उस 78 लाख हेक्टेयर ज़मीन में से गेहूं जो उपजाया जाता था वो सिर्फ 27% उपजाया जाता था 60-61 में। हरित क्रांति हुई तो बढ़ के वो 70-71 में 10 साल के भीतर लगभग 40% सिर्फ गेहूं उपजाया जाने लगा। और आज की तारीख में वहां पर लगभग 45% जो अनाज है वो सीधे सीधे गेहूं ही होता है। इसी तरीके से चावल जो था 1960-61 में अगर आप चले जाइएगा हरित क्रांति से पहले तो 4.8% था, लेकिन आज की तारीख में यह लगभग 40% है। तो हरित क्रांति ने इन दोनों को मिला के लगभग 85-86% सिर्फ अनाज गेहूं और चावल ही होता है। दाल हुआ करता था 1960-61 पंजाब में 19%, जो आज कम होते होते 0.4% होता है। यह पंजाब की परिस्थिति है। जो बाजरा है वो 2.7% होता था 1960-61 में, जो पहले था
ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले था। आज वहां बाजरा होता ही नहीं है। इसी तरीके से चीजों को देखेंगे जब 86% सिर्फ गेहूं और चावल होता है, जबकि इन सब के बीच में पंजाब ही वो है जिसने सिर्फ गेहूं और चावल उपजाया और इस देश का पेट भरा। जो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के जरिए, वह अमेरिका द्वारा उस समय की जा रही बार्गेनिंग और जो उसकी सोच थी जिसमें वह गुलाम बनाना भारत को इकोनॉमिकली भी चाहता था और युद्ध में अपने अनुकूल परिस्थितियां चाहता था, उसको हटकर स्वाभिमान की बात को लेकर जो शास्त्री जी ने उस समय किसानों से कहा था, तो किसानों ने गेहूं और चावल खूब उपजाया। वही ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। लेकिन इस दौर में भूजल नीचे चला गया, भूजल नीचे भी गया और इस दौर की स्थिति यह आ गई कि ज्यादा उपजाने के लिए उसको केमिकल यूज करने पड़े। खाद दर खाद योजना, जो केमिकल बेस्ड खाद था, फर्टिलाइजर था, उसको यूज किया गया। और इन सारी परिस्थितियों में हुआ क्या, भूजल नीचे चला गया, लेकिन नीचे से जमीन से ऊपर पानी लाने की जो टेक्नोलॉजी मशीन, उसको बनाने वाली कंपनियां अरबपति हो गई। जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर बनाती थी वो अरबपति हो गई। लेकिन किसानों को क्या मिला, किसानों की जमीन पर सरकार ने हरित क्रांति की और उस हरित क्रांति के सहारे उन्होंने अपनी जमीन को पूरी तरह से झोंक दिया इस देश का पेट भरने के लिए। और जब इस देश का पेट भरा और उस पेट भरने के प्रोसेस में जब दूसरी चीजें अलग अलग जगह से इंडस्ट्री और कॉरपोरेट जो कि एग्रीकल्चर पर टिके हुए थे वो कुकुरमुत्ते की तरह निकलते चले गए, तो फिर उनके दम पे अब कहा जा रहा है कि हम एक बिजनेस मॉडल और एक मार्केट इकोनॉमी के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ना चाहते हैं। यह एक स्थिति शायद बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि भारत के भीतर में जो इंडस्ट्रीज चल रही है, जो कॉरपोरेट चल रहे हैं, अगर उनकी अपनी सिचुएशन को आप देखें तो वह क्यों प्रॉफिट में नहीं है और उनका एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर की तुलना में भी कम क्यों है। मौजूदा वक्त में हमारा एक्सपोर्ट लगातार कम हुआ और नवंबर के महीने में तो और कम हो गया है। पिछले सितंबर अक्टूबर की तुलना में नवंबर में और कम हो गया। लेकिन एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ा, इसका मतलब है कि हमारे पास इतना अनाज उपजाने की क्षमता है। लेकिन वो जब पूरा बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा तो बिजनेस करने वाला अपने मुनाफे को देखेगा, ना कि वह सरकार और किसान को इस रूप में देखेगा। इसीलिए जब इन बात का जिक्र हो रहा है कि किसानों को कानूनी तौर पर एमएसपी भी चाहिए और कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए एक पहल भी होनी चाहिए, उस दिशा में सरकार क्या कर रही है। इसीलिए जब आप समाधान के रास्ते जाते हैं तो आपको किसानों को भरोसे में तभी किसान आएंगे जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, जब आप उनकी इनकम को सपोर्ट करेंगे। फार्मिंग शिफ्ट भी कराना चाहते हैं आप इन कानूनों के जरिए। किसान कैसे फार्मिंग शिफ्ट कर देगा, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और शिफ्ट कर देगा तो कल तो उसके घर में तो अंधेरा हो जाएगा। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी बिजनेस ओरिएंटेड है या मार्केट ओरिएंटेड है और इंडस्ट्रियलिस्टों के अनुकूल है, क्या किसानों के अनुकूल हो सकती है हमारी बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी? नहीं हो सकती है। आपको उनके लिए कृषि नीति को बाजार के अनुकूल करना है और मार्केट ओरिएंटेड अगर बनाना है तो फिर किसानों को वाकई आपको इतना इंसेंटिव और इनकम सपोर्ट देना होगा कि पैरेलल में वो खड़े हो सके और अपनी ताकत से खड़े हो सकें, जहां पे उनकी बार्गेनिंग पावर हो किसी भी कॉरपोरेट या किसी भी खरीदार को लेकर, जो संभव नहीं हो पा रही है भारत के भीतर में। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में है वह किसानों के हक में कैसे जाएगा। उसका एक अपना प्रॉफिट का माध्यम और मॉडल है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई, भारत दुनिया के सबसे करप्ट देशों में शामिल हो रहा है। अब आप इसका क्या करेंगे उस प्रोसेस में और लीगल सिस्टम के भीतर में बार्गेनिंग पावर किसकी मजबूत होगी? किसान क्या बड़े बड़े वकीलों को रखेगा? किसान क्या करेगा, कैसे करेगा काम? सरकार क्या वकीलों की पूरी फहरिस्त देने वाली है उनको कि आप जो मन चाहे इन वकीलों को रख लीजिएगा जब आपको लगे कि आपके हिसाब से काम कुछ आप दे पाने की स्थिति में है या नहीं है? क्योंकि जनरल सरकार के दिमाग में, जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि एफसीआई जितनी अनाज को खरीदता है वो अपनी ताकत से ज़्यादा अनाज खरीदता है, गोडाउन से ज़्यादा अनाज को रखता है, अनाज सड़ जाता है, बर्बाद होता है, तो क्यों नहीं सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन किसानों से डिस्कशंस इस दौर में नहीं किया गया, जबकि इस देश की पूरी अवस्था ही सिर्फ 2 जून की रोटी पे जाके टिकी हुई है। अगर आप सिर्फ इस देश के 20 करोड़ लोगों को छोड़ दीजिए तो, जिसमें टैक्स पेयर हैं और जिसमें वाकई वो किसान हैं जो खेती नहीं करते हैं बल्कि उनकी जमीन फैली हुई है और उसमें वह किसानों से खेती करवाते हैं, कुछ हिस्सा लेते हैं, यहाँ शहरों में रहते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए हैं, उनके पास भी कई
पार्लियामेंट्रीज ऐसे हैं, लेकिन वो खेती नहीं करते हैं, वो रणनीति बनाते हैं, वो कूटनीति करते हैं। वह रणनीति के तहत इस 10 सूत्री कार्यक्रम को बनाया है, जिसमें मीडिया से लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरकार के लिए काम करने लगेगा। अगर इन स्थितियों में आप एक क्षण के लिए दोबारा झांकिए, इस देश में किस किस तबके के लिए किसान अपनी उम्र को खपाते रहा है, और उस उम्र को खपाने के दौर में उसकी आय भी बड़ी न्यूनतम रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लगभग 81 करोड़ 34 लाख लोग, मनरेगा लगभग 28 करोड़ लोग मनरेगा से जुड़े हुए सीधे सीधे 28 करोड़ 46 लाख लोग, इसमें जो एक्टिव जॉब पाने वाले सिर्फ 9 करोड़ 7 लाख लोग हैं। बाकियों को जॉब भी नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब यह है कि हम लगभग 19 करोड़ को जॉब दे पाने की स्थिति में भी नहीं है। तो उनको आप उठा के ले आइए ना शहरों में, और उनके लिए अनुकूल कीजिए स्थितियों को। जो पीडीएस सिस्टम है, जिसमें 23 करोड़ 30 लाख राशन कार्ड बंटे हुए हैं, और इस देश के भीतर में लगभग 5 लाख दुकानें चलती हैं, और उनके ज़रिए जो अनाज दिया जाता है इस देश के अलग अलग हिस्सों में, उस अनाज के ऊपर जो सरकार देती है ओवरऑल सब्सिडी, वो 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। अब सवाल ये, आखिरी सवाल ये है कि अगर सरकार किसानों को तोड़ना चाहती है, अगर सरकार ये मान चुकी है कि जनता उसे जिता रही है और उस जनता को जिताने में तमाम राज्यों के किसान भी हैं, तब यहां से आखिरी बात शुरू होती है कि ये आंदोलन चले तो कैसे चले। जाहिर है, चाहे वह अशोक गहलोत हों, चाहे बघेल साहब हों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो तेलंगाना के, चाहे आंध्र प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन के साथ बोल और ट्विटर पे हैं सपोर्ट नहीं करना होगा, बल्कि किसानों को लेकर आना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन उस स्टेट के सब्जेक्ट के पैरेलल में यह भी कहा गया, अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना देती है तो राज्यों को उसे लागू करना ही पड़ेगा, तो राज्यों के पास उपाय नहीं है। सवाल यह नहीं है कि विधानसभाओं में उसको पास कर दिया जा रहा है, जैसा पंजाब ने किया, जैसा राजस्थान ने किया, इससे काम नहीं चलेगा। आंदोलन को खड़ा करने में वो चीज़ें नज़र आनी होगी, जहां पर सरकार के पास अगर 10 सूत्री है तो आंदोलन करने वालों के पास भी 10 सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें आंदोलनरत जगहों से किसान क्यों चलकर नहीं आ रहे, उनको लाने के प्रोसेस में किसानों को ही आना होगा। क्योंकि सरकार अपने तौर पर बहुत साफ बता रही है कि वह कई ऑर्गेनाइजेशंस को पैरेलल में खड़ा कर देगी और बताएगी कि देखिए ये तो मान रहे हैं। मीडिया पूरा खड़ा हो जाएगा जो इस देश के भीतर में नए नए किसानों को पैदा करेगा, और स्क्रीन पर आकर वो बताएंगे बहुत ही लाभालाभ है। इस देश के भीतर में 300 से ज़्यादा सांसद जगह जगह घूमेंगे। आरएसएस का पूरा कैडर चारों तरफ बिफर जाएगा, फैल जाएगा, जो बताएगा कि हाँ बहुत लाभ है। और धीरे धीरे आपके कान में सिर्फ इतना ही सुनाई देगा, ये एक शानदार चीज़ है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, और ये आवाज़ आपको और कहीं से नहीं सुप्रीम कोर्ट से सुनाई देगी। तब आप क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिस देश में फसल पर टिका हो, खेती पर टिका हो, 2 जून की रोटी पर चुका हो, और इस देश की पॉलिटिक्स रईस दर रईस होती चली जा रही हो, 5 सितारा बिल्डिंगें बनाती है, हेडक्वार्टर बनाती है, अपने लिए रिहाइश के लिए शानदार सुविधाओं से अभिभूत करती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती है, सारी चीज़ें उसके पास हैं। किस नाम पर? इस देश में लोकतंत्र है इसी के नाम पर। इस देश में लोकतंत्र के मातहत हम चुनाव जीते हैं इसी के नाम पर। चुनाव में वोट इस देश की जनता ने दिया है। उस देश की जनता के भीतर में अगर 58 से 60% लोग किसान हैं तो वो एक साथ क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि देश में पहली बार किसान के नाम पर आंदोलन है। जातिगत तौर पे आप नहीं बांट सकते हैं, धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। कोशिश होगी, इससे कतई इनकार नहीं है, लेकिन आप नहीं बांट सकते हैं। तो इस देश में किसान क्या एक ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ा है, जहां पर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, भारत एक मार्केट इकोनॉमी के मॉडल में तब्दील हो जाए या भारत उस डेमोक्रेसी को जिए जिसमें वेलफेयर स्टेट की सोच भी है और लोगों के पेट भरने का दायित्व भी है। सिर्फ अंत्योदय योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2005 के बाद ये सरकारें घबराती रही कि इस देश में जो गरीब से गरीब है उनकी संख्या में इजाफा कैसे करें, क्योंकि 3 से 4 साल में उनको 1.5 करोड़ जब बढ़ गए तो घबराहट पैदा हो गई कि ये तो बीपीएल से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में देश आ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? और बीपीएल की स्थिति जब देश में ये हो कि हर तीसरा चौथा शख्स खाली पेट हो,
गरीबी रेखा से नीचे हो, 2 जून की लड़ाई लड़ रहा हो, रोजगार ना हो, सुदूर सुदूर इलाके में चले जाइएगा तो पता चला कि वो पत्ते भी खाकर जी रहा है अपने तरीके से, और शहरों में आइएगा तो पता चला भीख मांग के जी रहा है। तो आप क्या करेंगे? एक ऐसी स्थिति है। लेकिन सिर्फ 20 करोड़ का ये देश नहीं है, 110 करोड़ को याद रखिए, जिसके लिए इस देश का किसान जीता और मरता है। लेकिन पूरा सिस्टम हमारा 20 करोड़ के लिए हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।